नमस्कार। कई बार इतिहास की घटनाओं का केवल अनुमान के आधार पर ही आकलन किया जाता है इतिहासकारों द्वारा। आज से 2500 वर्ष पूर्व की घटनाओं की सत्यता जानने और कारण समझने के लिए तो अनुमान प्रमाण ही एक साधन है। यही कारण है कि उस समय की घटनाओं का वर्णन अलग अलग प्रकार से पढ़ने को मिलता है। जैसे कि तिष्यरक्षिता का प्रसंग। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने एक सुंदरी तिष्यरक्षिता से विवाह किया। उसके बाद के घटना चक्र को लेकर एक मान्यता तो यह है कि अशोक जिस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार में धन उलीच रहे थे, यह तिष्यरक्षिता को पसंद नहीं आया और उसने अपने पुत्र को राजा बनाने की महत्वाकांक्षा के चलते अशोक के पुत्र कुणाल को नकली राजमुहर लगे पत्र से अंधा करवा दिया। दूसरी धारणा कुछ विचित्र ही कहानी कहती है। उसके अनुसार तिष्यरक्षिता वृद्ध अशोक की युवा पत्नी थी, जो उसके पुत्र कुणाल पर आसक्त हो गई, लेकिन कुणाल ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया और उसे मां कहकर ही सम्मान दिया। कुणाल का विवाह होने के बाद क्षुब्ध होकर उसने षड्यंत्र पूर्वक कुणाल को अंधा करवा दिया। यह दोनों ही मान्यताएं बौद्ध और जैन मतावलंबी इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार लिखी हैं। जब ये अपना अनुमान लगा रहे हैं तो कोई तीसरी संभावना भी सामने आ सकती है। आइए सुधी मित्रों का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आइए उसके पहले कलिंग युद्ध से प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण को लेकर भी एक मान्यता है कि कलिंग महारानी के सौंदर्य की प्रशंसा सुन सुनकर अशोक मुग्ध हो गए, इसलिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। यही कारण है कि अपनी अस्मिता का प्रश्न मानकर कलिंग के उड़ू योद्धाओं ने ही नहीं बल्कि आम जन ने भी उसका कड़ा प्रतिकार किया। यहां तक कि नारी शक्ति भी पीछे नहीं रही। उनकी नजर में अशोक एक दुष्ट आक्रांता थे, जबकि उनके राजा अनंत पद्मनाभ एक शूरवीर, योग्य और दयालु राजा थे। विनम्र इतने कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर उसके आगे आगे सड़क पर झाड़ू लगाते चलते थे। ऐसे राजा की पटरानी को हथियाने का अगर कोई प्रयत्न करे तो प्रजा स्वाभाविक ही आक्रोशित होने को ही ठहरी। रही सही कसर राजा और रानी के बलिदान ने पूरी कर दी। पराजित राजा ने जब देखा कि शत्रु सेना उसे जीवित पकड़ने का प्रयत्न कर रही है, तो वह युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गए और राजमहल में पहुंचकर अपने हाथों से अपना सर काट लिया। विजयी अशोक ने जब राजमहल में प्रवेश किया, उस समय राजा की चिता जल रही थी और महारानी ने उसकी आंखों के सामने स्वयं को भी उसी चिता में दग्ध कर लिया। अशोक तो मर्माहत हुए, किंतु प्रजा ने तो विद्रोह ही कर दिया। यह जानकारी मिलने पर आबाल वृद्ध नर नारी मरने मारने को उतारू हो गए। यह ऐसा युद्ध था जिसमें कोई नेतृत्व सामने नहीं था, कोई सेनापति नहीं था, फिर भी सेना लड़ रही थी। समस्त प्रजा ही सेना बनकर तन चुकी थी। मगध की सेना ने कठोरता से दमन किया। शायद यही कारण है कि इतिहासकार उस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ मानते हैं। मैं जिस तीसरी धारणा की बात कह रहा हूं वह यह कि तिष्यरक्षिता कलिंग की ही कन्या थी, जिससे अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात विवाह किया।
जिस कलिंग की जनता ने अशोक का प्रबल प्रतिकार किया, उसे नाकों चने चबवा दिए, उस माटी की ही पुत्री तिष्यरक्षिता ने अगर बदला लेने की खातिर अशोक का वंशनाश करने की इच्छा से कुणाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा हो, क्या यह संभव नहीं है? और यह तो सभी जानते हैं कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। अगर इस नजरिए से विचार करें तो तिष्यरक्षिता खलनायिका कही जाएगी या नायिका मानी जाएगी? अंत में चलते चलते एक सवाल, क्या अशोक सचमुच कलिंग युद्ध के बाद अहिंसक बन गए थे? इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने कुणाल को अंधा करवाने के अपराध का जो दंड तिष्यरक्षिता को दिया, वह कितना क्रूरतापूर्ण था। तिष्यरक्षिता को जिंदा जला दिया गया। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। मगध का सिंहासन अशोक के एक अन्य पौत्र दशरथ ने संभाला। दशरथ के बाद देववर्मन शतधनुष व बृहद्रथ राजा हुए। बृहद्रथ को मारकर ब्राह्मण पुष्यमित्र श्रृंग ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, जबकि उज्जैनी में मौर्य वंश का शासन ईसा पूर्व 164 तक चला, जो मगध की तुलना में 20 वर्ष बाद तक रहा। संप्रति को बौद्ध, जैन और सनातनी सभी ने अपना माना और उन्हें प्रिय दर्शन की उपाधि दी। पुष्यमित्र का कथानक हम पूर्व में प्रसारित कर चुके हैं, उसकी लिंक वीडियो के अंत में भी दी गई है और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। नमस्कार।